हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः आप सभी के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अंडाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करना है, जानना है। ये ओवम का स्ट्रक्चर है, संरचना है अंडाणु की। इसमें आप देख रहे हैं इसकी संरचनाओं को, लेकिन सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। ओवम है क्या? अंडाणु एक फीमेल गैमीट है जिसका निर्माण ओवरी के अंदर होता है। इस प्रोसेस को ऊजिनेसिस कहते हैं, यानी ऊजिनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ओवम का निर्माण होता है। यह हैप्लॉइड होता है, इसका शेप जो होता है वो राउंडेड होता है। इसका साइज 0.1 से 0.2 mm होता है मनुष्य में। हालांकि दूसरे जीवधारियों में इसका साइज अलग अलग होता है। सबसे बड़े आकार का जो ओवम होता है, अंडा होता है, वो ऑस्ट्रिच का होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। इसकी खोज का श्रेय जाता है कार्ल अर्नेस्ट बोनडियर को, जिन्होंने 1827 ईस्वी में ओवम के बारे में बताया। अब इसके बाद इसकी संरचना को हम जानेंगे। ओवम की संरचना को कई भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन है, पहला भाग है, वह है एग इन्वेलप्स, यानी कि ओवम के बाहर पाई जाने वाली संरचनाएं, कवर, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है या और मदद करती है इसमें। तो जो एग इन्वेलप्स होते हैं ये मोस्टली 3 प्रकार के हैं। पहला है कुमुलस उफरस, या इसको डिस्कस प्रोलीजरस भी कहा जाता है। कुमुलस उफरस या डिस्कस प्रोलीजरस। यह लेयर सबसे बाहरी लेयर है। यह जो देख रहे हैं आप, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये कुमुलस उफरस हो गया। यह 2 से 3 लेयर की जो फोलिकुलर सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। कुमुलस उफरस का सबसे जो आंतरिक परत होता है, ये वाला, ये सबसे जो आंतरिक परत है, ये इसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा हो गया कुमुलस उफरस का सबसे आंतरिक परत। इसके बाहर जो लेयर होता है वो फोलिकुलर सेल्स होती हैं। इनका कार्य क्या है? जो कोरोना रेडिएटा है उसका क्या कार्य है? तो सबसे पहला कि यह ओवम के मैचुरेशन में सहायता करता है, ओवम के परिपक्व होने में सहायक होता है। दूसरा कि यह जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, यह ओवम के अंदर जीन ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, और साथ ही साथ इसके द्वारा ओवम की सुरक्षा की जाती है। तो ये 3 मुख्य कार्य हो गए कोरोना रेडिएटा का। इसके बाद जो दूसरी परत होती है ओवम की, ये दूसरी परत कहलाती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये दूसरी परत हुई, और जोना पेलुसिडा का निर्माण फोलिकुलर सेल्स ये जो हैं इन्हीं से होता है, इनके श्रवण से होता है। ये नॉन सेलुलर पार्ट है, मोटा होता है लेकिन नॉन सेलुलर पार्ट है, मतलब इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और यह पारदर्शी पोर्शन होता है, ये पारदर्शी होता है। इस भाग के द्वारा ओवम के स्पर्म की पहचान की जाती है। स्पीसीज स्पेसिफिक उसकी पहचान की जाती है कि उसी जाति का है कि नहीं। और इसका रासायनिक दृष्टिकोण से जो जोना पेलुसिडा की परत है, इसका निर्माण ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं इसमें, जिनको ZP ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। ZP ग्लाइकोप्रोटीन्स।
इनकी संख्या जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनकी संख्या मोस्टली 3 होती है, 3 तरह के होते हैं, जिनको Z1, ZP1, ZP2 और ZP3 से सूचित किया जाता है। जोना पेलुसिडा की परत मध्य परत हो गई, मध्य उसका इन्वेलप हो गया। इसका कार्य क्या है कि यह आइडेंटिफिकेशन करता है, पहचान करता है कि जिस स्पीसीज के का ओवम है उसी स्पीसीज का स्पर्म है अथवा नहीं है, इसकी पहचान करता है। साथ ही साथ यह परत ओवम की सुरक्षा भी प्रदान करती है, सुरक्षा करने का कार्य भी इसके द्वारा होता है। और तीसरी जो परत है, तीसरा जो इन्वेलप है अंडे का, उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन, या इसको लेमा भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, यानी कि जो सबसे आंतरिक जो कवरिंग है, इसका इन्वेलप है, ये जो नीले कलर से बना हुआ है, यह वाला पोर्शन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन, या इसको उलेमा कहते हैं। तो जिस तरह से सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो उसका फीचर होता है वह फीचर इसका भी है। इसका ये पारदर्शी अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है और लिपोप्रोटीनस होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 3 भाग हो गया इसका इन्वेलप का। सबसे पहला जो पोर्शन है यह, इसको कुमुलस कहा जाता है। कुमुलस के 2 भाग में बांट देते हैं कुमुलस को। पहला हो गया कोरोना रेडिएटा, सबसे आंतरिक परत, और इसके बाहर जो 2 से 3 लेयर होता है, इसको कहेंगे फोलिकुलर सेल्स। क्योंकि सब फोलिकुलर सेल्स ही होती हैं, इनका अलग नाम है। इसके बाद दूसरा जो लेयर है, इसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ये वाला जो ब्लैक से बना हुआ है, ये जोना पेलुसिडा की परत हो गई। और तीसरी जो इसकी इन्वेलप है इसका, वह हो गया विटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि ये जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को कहा जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। यह विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है, इसलिए इसका नाम रखा गया पेरी। पेरी का अर्थ होता है चारों ओर। तो ये हो गया बीच में पेरी विटेलाइन स्पेस। ये कहां पर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में। इस लेयर का काम, इस स्पेस का कार्य क्या है? तो यह क्या करती है कि जब स्पर्म की एंट्री होती है, यानी कि निषेचन के समय जब स्पर्म इस जोना पेलुसिडा की परत को पेनिट्रेट कर देता है, तो पेनिट्रेट करने के तुरंत पश्चात क्या होता है कि ओवम के द्वारा रिलीज किया जाता है विशेष तरह के कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक कर देते हैं तुरंत बाद पेनिट्रेशन के, जिससे कि कोई दूसरा स्पर्म इसमें एंट्री नहीं करे, अर्थात पॉलीस्पर्मी को यह रोकने का कार्य करता है। ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसमें आकर भर जाते हैं। अब हम इसकी चर्चा आगे संरचना में करते हैं कि इन्वेलप के बाद जो होता है ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो भाग होता है, इस भाग में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, इसको 2 भाग में बांटते हैं। प्लाज्मा में, ये ओवम के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बहुत ही पतला होता है बाहर वाला पोर्शन। इस बाहरी पोर्शन को कहा जाता है एग कॉर्टेक्स। एग कॉर्टेक्स कहते हैं, या इसको एक्सोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। जैसे कि आप फिगर में यहां देख रहे हैं, तो ये फिगर में यह जो किनारे प्लाज्मा झिल्ली से सटा हुआ जो पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन को में जो रहता है साइटोप्लाज्म, उसको एक्सोप्लाज्म कहेंगे, या उसको कहेंगे एग कॉर्टेक्स।
इस एक कॉर्टेक्स में सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाई जाती हैं, परंतु इसमें 3-4 तरह की संरचनाएं होती हैं। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स ये पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स ये पाए जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो संरचना होती है, पदार्थ होता है, वह है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यानी एक कॉर्टेक्स में जो 4 तरह के जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें सबसे मेन हो गया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यहाँ ये रेड कलर से आप दिखाया गया, यहाँ ब्लैक कलर से ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये हो गया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है क्या? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वह संरचना है जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या क्या रहता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें रहता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स रहते हैं अधिक मात्रा में, जैसे हाइड्रोनिक एसिड हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या रहता है? तो इसमें ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर अनेक तरह के एंजाइम्स होते हैं और इसमें हाइलिन प्रोटीन पाया जाता है, हाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। और भी इसमें पदार्थ मौजूद रहते हैं। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो गया, जो कि होमोलोगस होता है, जो स्पर्म का होता है। स्पर्म के एक्रोसोम में एक्रोसोमल रिसाइकल जो होता है, उसमें किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, उसी तरह का यह पदार्थ है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में होते हैं, प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो संरचना है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण भी जिस तरह से स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, उसी तरह से इसका निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है और कार्य भी लगभग उसी के जैसा होता है। तो यह होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। एक कॉर्टेक्स के बाद दूसरा जो पोर्शन होता है, उस दूसरे पोर्शन को, यानी कि जो केंद्रक के नजदीक पाया जाता है, भीतर वाले पोर्शन में पाया जाता है, उसको कहते हैं इंडोप्लाज्म। वह इंडोप्लाज्म कहलाता है, इंडोप्लाज्म, या उसको ऊप्लाज्म कहा जाता है। ये सेंट्रल पोर्शन हो गया इसका। बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ अंदर की ओर, ये वाला पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, वह इंडो का अर्थ होता है अंदर की ओर, ठीक। और प्लाज्म का यूज हुआ है साइटोप्लाज्म के लिए। तो यह अंदर वाले पोर्शन में पाया जाता है, इसलिए इसको इंडोप्लाज्म या ऊप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो इंडोप्लाज्म होता है, इस इंडोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस भाग में लाइसोसोम पाए जाते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पोर्शन में। लेकिन कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो या तो नहीं रहती हैं अथवा रहती भी हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। जैसे RER होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसमें राइबोसोम, इनकी संख्या जो होती है वो नहीं के बराबर होती है, बहुत कम रहती है। तो और इसके साथ साथ और इसमें जो मटेरियल्स होते हैं, जो बायोमोलेकुल्स पाए जाते हैं इसके अंदर इंडोप्लाज्म में, उसमें मैसेंजर RNA या इन्फॉर्मोसोम्स जिसको कहते हैं, वह ट्रांसफर RNA, उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स, ये सभी मौजूद रहते हैं। कहाँ पर? जो इसका आंतरिक पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, यानी कि ऊप्लाज्म या इंडोप्लाज्म होता है, उसमें ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं इसके संरचना में। जो तीसरा पोर्शन है, यानी पहला पोर्शन हो गया सेल इन्वेलप का, दूसरा जो पोर्शन है इसके साइटोप्लाज्म का, और तीसरा पोर्शन इसका है इसके संरचना का न्यूक्लियस, केंद्रक। तो अब केंद्रक के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं कि जितने गैमेट्स होते हैं, जितने गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें एक सेट गुणसूत्र होता है। तो ये भी हैप्लॉइड है, एक सेट गुणसूत्र इसमें रहता है। और ओवम में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोलस भी आप देख रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियोलस भी है इसमें,
और न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें रहता है। ये राउंडेड संरचना है, ब्लोटेड होता है, और यह संरचना मनुष्य में या और जो ओवम है उसमें इसेंट्रिक होता है, मतलब ठीक बीच में न होकर के किसी एक किनारे की तरफ रहता है, और यह उस किनारे की तरफ पाया जाता है जिस साइड में पोलर बॉडी रहती है, ध्रुवीय कोशिका रहती है, उस तरफ यह केंद्रक पाया जाता है। और वह वाला जो भाग होता है वह एनिमल पोल कहलाता है, अर्थात जिस तरफ ओवम के अंदर जिस तरफ न्यूक्लियस स्थित रहता है उस पोर्शन को एनिमल पोल कहते हैं, और उसके ठीक अपोजिट जो डायरेक्शन होता है इसको वेजिटल पोल कहा जाता है। तो इसमें पोलरिटी पाई जाती है, न्यूक्लियस के चलते इसमें पोलरिटी पाई जाती है। कुछ ओवम में योग पाया जाता है, जर्दी होता है पीले रंग का, कुछ में नहीं रहता है, कुछ में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ओवम। ये संरचना हुई ओवम की। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। नीट में या और जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आता है। एक आपने जो इन्वेलप के बारे में पढ़ा है, एक इन्वेलप के बारे में, तो इसमें कि एक इन्वेलप कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। तो एक इन्वेलप तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक इन्वेलप प्राइमरी एक इन्वेलप किसको कहते हैं, तो वैसा एक इन्वेलप जिसका निर्माण ओवम द्वारा स्वयं किया जाता है, ओवम से जो स्रावित होकर के जो बनता है उसको कहा जाता है प्राइमरी। और प्राइमरी एक इन्वेलप का उदाहरण अच्छा है वाइसलाइन मेम्ब्रेन, या इसको कहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी होता है जिसका निर्माण जो फोलिकुलर सेल्स होती हैं उनसे होता है, फोलिकुलर सेल्स इनको स्रावित करती हैं, और ये कहलाता है सेकेंडरी एक इन्वेलप। इसमें जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये जो दोनों लेयर्स हैं, यानी कि यह लेयर जोना पेलुसिडा और ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये दोनों जो लेयर्स हैं इनका निर्माण फोलिकुलर सेल्स से होता है, इसलिए इसको कहा जाएगा सेकेंडरी एक इन्वेलप। और तीसरा है टर्शियरी। तो टर्शियरी एक इन्वेलप के अंतर्गत वैसा इन्वेलप आता है जिसका निर्माण ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब से होता है। तो इसमें इसका सबसे अच्छा बेहतर उदाहरण है एग सेल, जो कोच होता है अंडे का, वह टर्शियरी है। या जो फ्रॉग है, मेढक में एक अंडे के बाहर एक लेयर पाया जाता है जो जेली जैसा होता है, वह भी टर्शियरी एक इन्वेलप है। तो ये तीन तरह के एक इन्वेलप हो गए। इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आता है उसमें इस तरह से रहता है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी एक इन्वेलप कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हो, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, एक्सेल, ये सब दिया हुआ है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि इसमें आंसर सही क्या होगा। ठीक। और एक दूसरा जो पॉइंट है कि एग्स कितने तरह के होते हैं, किस प्रकार के एग्स होते हैं, तो इसमें कई तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अंडे का या ओवम का वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं। जैसे पहला एक आधार ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, जो जर्दी होता है अंडे में, पीले रंग का जो भाग होता है अंडे का, उसमें जर्दी की मात्रा ओवम में कितना है, उस मात्रा के आधार पर एक वर्गीकरण होता है ओवम का। तो इस आधार पर, योग के अमाउंट के आधार पर जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया ए लेसाइटल। ए का अर्थ रहेगा नॉट, लेसाइटल से तात्पर्य है योग से, ठीक, जर्दी से। ए लेसाइटल जो एग होता है इसमें योग या तो अनुपस्थित रहता है या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसका अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ए लेसाइटल। या यूथेरियंस जो होते हैं, यानी जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, इस ग्रुप के जो जीवधारी हैं, मनुष्य और यूथेरियंस, प्राइमेट्स, ये सभी, इनमें योग की मात्रा नहीं के बराबर होती है,
और इनको एसाइथल कहा जाता है। दूसरा है माइक्रोलेसाइथल या इसको ओलिगोलेसाइथल कहते हैं। माइक्रो का अर्थ आप जानते हैं सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, वेरी लिटिल अमाउंट होता है इसमें योग का, इसलिए, या इसको ओलिगो का अर्थ होता है फ्यू, थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ी मात्रा में योग रहता है, लेकिन जो यूथेरियंस है उसके अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस तरह के जो योग होते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोलेसाइथल या ओलिगोलेसाइथल। इसका उदाहरण मेटाथेरियंस जो होते हैं, सीएच होता है, इन सभी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इनको माइक्रोलेसाइथल के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है मीजोलेसाइथल। मीजो का अर्थ होता है मध्य, बीच में, यानी कि इसमें मॉडरेट अमाउंट पाया जाता है, योग की मात्रा पर्याप्त रहती है और इसके अंतर्गत इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है एंजियोप्सिस है, एनाफिलिस, मोलस्क, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें एम्फीबियंस भी इसी के अंतर्गत आते हैं, मीजोलेसाइथल। और लास्ट है मेगालेसाइथल या मैक्रोलेसाइथल या पॉलीलेसाइथल। तो मेगा का अर्थ, मेगा का भी अर्थ होता है बड़ा, अधिक, या मैक्रो का भी अर्थ होता है, पॉली का अर्थ भी होता है बहुत ज्यादा, अधिक। तो जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक रहती है, प्रचुर होती है, उसको कहा जाता है मेगालेसाइथल या उसको मैक्रोलेसाइथल या पॉलीलेसाइथल कहते हैं। इसके जो उदाहरण है इसमें जैसे कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होती है, इलास्टोब्रांच, ये इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियम जो हैं ये भी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, एग लेइंग मैमल्स इनको कहा जाता है। जैसे एक जीना हो गया इसमें डकबिल प्लेटिपस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह एक आधार हो गया, इसके आधार पर अंडे का वर्गीकरण है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार आधार है इसका वर्गीकरण का, एक का, वह है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। जो जर्दी होता है अंडे में, उसके वितरण के आधार पर वह किस तरफ पाया जाता है। तो इस आधार पर एक को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला इसका प्रश्न हो गया होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल। होमो या आइसो, इसका अर्थ था इक्वल, एक समान, यानी कि वैसे एग्स जिसके चारों तरफ, उसके अंदर चारों तरफ योग पाए जाते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं, उनको कहा जाता है होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल। उदाहरण यूथेरियम्स और हाइड्रा, ये सब हो जाएगा इसमें उदाहरण में। दूसरा है टीलोलेसाइथल। टीलोलेसाइथल में वैसे एग्स आता है इसके अंतर्गत जिसमें योग की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा योग होता है और वो किसी एक तरफ योग कंसंट्रेट रहता है, सांद्रित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है टीलोलेसाइथल। और जिस तरफ योग रहता है उसको वेजिटल कोन कहते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरियम्स, ये सभी आ जाएंगे जिसमें टीलोलेसाइथल पाया जाता है। तीसरा सेंट्रोलेसाइथल। सेंट्रो से मतलब है सेंट्रल से, यानी कि उसके मध्य में, अंडे के मध्य में जिसमें पाया जाता है योग, उसको कहा जाता है सेंट्रोलेसाइथल। जैसे इंसेक्ट्स, तो यह भी जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आता है कि उदाहरण दिया हुआ रहता है और कहा जाता है उसमें कि आप पहचान कीजिए कि इसमें किस प्रकार का एग पाया जाता है, यानी कि होमोलेसाइथल पाया जाता है, टीलोलेसाइथल या सेंट्रोलेसाइथल होता है। या दूसरा तरीका है जिसमें क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे सेंट्रोलेसाइथल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पहचान करना है कि कौन सेंट्रोलेसाइथल एग है, उसमें उदाहरण दिया रहेगा, पहचान करना होता है। तीसरा जो आधार है वह कवच है, सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कवच के आधार पर। तो कवच के आधार पर एक को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला क्लेडोइक और दूसरा नॉन क्लेडोइक। जो क्लेडोइक होता है उसमें मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है, वह लिक्विड मटेरियल्स के लिए जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, परंतु इससे होकर के गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। ये क्लेडोइक जो होता है ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में इस तरह के एग पाए जाते हैं, जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं और जो अंडे देने वाले जीवधारी होते हैं, यानी ओविपेरस, अंडे देने वाले जीवधारी, उसमें इस तरह का एग पाया जाता है। दूसरा इसमें टाइप है नॉन क्लेडोइक, अर्थात वैसे एग जिसमें
यह सेल नहीं पाया जाता है, सेल का निर्माण नहीं होता है, उनको नॉन क्लेडोइक कहते हैं। जैसे जो भी विविपेरस जीवधारी हैं, जैसे मैमल्स हो गए, उन सभी में नॉन क्लेडोइक एक पाया जाता है। इसके बाद चौथा जो इसका बेसिस है वर्गीकरण का, वह है डेवलपमेंट, यानी कि उसके डेवलपमेंट के आधार पर एक का जो डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्रिया होती है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं कि कितने तरह का होता है। तो ये दो प्रकार का है, इसमें एक डिटर्मिनेट या मोज़ेक टाइप और दूसरा जो होता है इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव टाइप। तो जो डिटर्मिनेट होता है, यानी कि इस तरह के जो एग होते हैं मोज़ेक या डिटर्मिनेट टाइप, इसमें अंडे में क्लीवेज से पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि किस भाग से कौन सा भाग बनना है एम्ब्रियो का। एनेलिड्स, मोलस्क, एसिडियंस इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव टाइप। तो यह जो प्रकार होता है इनडिटर्मिनेट, इसमें जाइगोट में या जो क्लीवेज की क्रिया होती है, तो जो थर्ड क्लीवेज होता है, उस थर्ड क्लीवेज के पश्चात ये निर्धारित हो पाता है कि किस भाग से कौन सा क्रोमोसोम बनना है, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। अधिकांश जो डेवलप्ड जो जीवधारी होते हैं, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सभी में इनडिटर्मिनेट टाइप का एक पाया जाता है। तो ये चार आधार पर हो गया वर्गीकरण एक का, ओवम का। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको इसके साथ जोड़ा गया। और बात यह आती है, प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य का जो ओवम है उसको किस प्रकार का ओवम कहा जाएगा। तो जो चार जो प्रकार यहाँ लिखे हैं, चार बेसिस पर जो लिखा गया है, इन चारों के आधार पर मनुष्य का जो ओवम है वह एलेसाइथल, होमोलेसाइथल, नॉन क्लेडोइक, एवं इनडिटर्मिनेट, ये इस प्रकार का ओवम होता है। मनुष्य का ओवम एलेसाइथल, होमोलेसाइथल, नॉन क्लेडोइक और इनडिटर्मिनेट होता है। एक और इसमें है कि ओवम ओव्यूलेशन के समय किस अवस्था में ये रहता है। तो जब ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो उस दौरान सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। और कुछ जीवधारी जो हैं, उनमें कुछ जीवधारियों में ओव्यूलेशन की जो क्रिया होती है वह प्राइमरी oocyte स्टेज में ही हो जाती है, जैसे बर्ड्स में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका समाधान होगा, भेजा जाएगा।